जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए मॉडल पेपर की, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप भी हमारे साथ जो भी क्वेश्चन हो, आप भी हमारे साथ-साथ सोल्व करिए, ठीक है? और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस के सही आंसर आप कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो देखते हैं टॉपिक किन-किन टॉपिक की हम बात करेंगे। तो पहला टॉपिक होगा रीज़निंग। रीज़निंग से भी जो भी क्वेश्चन बनेंगे, उन सबको हम लेंगे। उसके बाद मैथ से बनने वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। फिर आयु गणना वाले क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं। फिर सामान्य ज्ञान तो हमें पढ़ना ही है। फिर हम इतिहास और राजनीति से बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। और लास्ट में जो है हम भूगोल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है? तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए पूरा वीडियो कितना आपको समझ में आता है। ठीक है? और साथ-साथ में आंसर भी बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है 4 7 को 28 लिखा जाता है, तो 13 और 3 को क्या लिखा जाएगा? मतलब कि 4 और 7 की कुछ कैलकुलेशन कर रखी है, ठीक है? और 28 मिल रहा है उनको। फिर हमें 13 और वही कैलकुलेशन में 13 और 3 के बीच में करवानी है, और हमें जो भी आंसर होगा वो निकालना है। तो देखो, अगर 4 का गुणा अगर मैं 7 से करवा दूँ, है ना? अगर मैं गुणा 7 से करवा दूँ तो मेरे को 28 प्राप्त होता है। वही का वही इधर भी लगाना है, यानी कि 13 का गुणा हमें 3 से करवाना है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, यानी कि 39। और 39 जो है हमारा ऑप्शन नंबर वो फोर्थ है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं एक और नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए सी ई जी को बी डी एफ एच लिखा जाता है, तो बी डी एफ जी को क्या लिखा जाएगा? मतलब कि जो ऑपरेशंस इन दोनों के बीच में लग रहा है, वो का वो ऑपरेशन हमें बी डी एफ जी के बीच में भी लगाना है। तो देखें कैसे। ए सी ई जी, ई जी से जो मेरे को प्राप्त हो रहा है वो है बी डी एफ और एच, ठीक है? वो का वो ऑपरेशन हमें बी डी एफ जी में भी लगाना है। तो ए से बी तक पहुंचना यानी कि +1, सी से डी यानी कि +1, ई से एफ यानी कि +1 वापस से, यानी कि +1 लग रहा है यहाँ पे। अगर मैं मेरे को यहाँ पे भी +1 करूँ, यहाँ पे भी मैं +1 करूँ, तो मेरे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि बी के बाद जो आता है वो है सी, डी के बाद ई, एफ के बाद जी, और जी के बाद एच। ये ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। ठीक है? ऐसी कैलकुलेशन आपको भी करनी होगी और फिर आंसर फाइंड करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है दिशा ज्ञान वाला, ठीक है? तो देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। 7 किलोमीटर पूर्व में चलकर विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो घर से कितना दूर गया है? ठीक है? ये जो होती है वो होती है हमारी पूर्व दिशा, ठीक है? ये जो होती है वो होती है पूर्व दिशा, ये होती है वो पश्चिम दिशा, ये उत्तर, और फिर ये होती है दक्षिण दिशा। तो हम देखते हैं फटाफट से। मान लीजिए राम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है? राम अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है 7 किलोमीटर पूर्व में, यानी कि पूर्व दिशा ये रही। इस तरफ वहां चले 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, हाँ, ठीक है? 7 किलोमीटर पूर्व में चलने के बाद विपरीत दिशा में, यानी कि इस तरफ अब चलेगा विपरीत दिशा में, यानी कि पीछे मुड़ के वह चले जो है वो है 12 किलोमीटर, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक 7 थी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी? तो 12 में से 7 गए, यानी कि 5 किलोमीटर, ठीक है? मतलब यहाँ पे है अभी राम, और वहाँ 5 किलोमीटर चला है, ठीक है? फिर दाईं ओर मुड़कर, इनका जो दाईं होगा वो दाईं ओर, यानी कि उत्तर की दिशा में, यानी कि इस तरफ मुड़े वो 2 किलोमीटर। तो राम अपने घर से कितना दूर गया है? अपने घर से कितनी दूरी पर? तो घर उसका ये रहा, यहाँ से 5 किलोमीटर तो ये, और 2 किलोमीटर ये, यानी कि टोटल 7 किलोमीटर चले हैं। ऑप्शन नंबर 7 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, ठीक है?
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार की कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कैलेंडर से कि क्वेश्चन नंबर 5, यदि 1 जनवरी 2002 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा। कैलेंडर में सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर हम अर्ली वर्ष यानी कि सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं, ठीक है, सेम डे, उसी दिन, ठीक है, सेम डे और सामान्य वर्ष में जब हम आगे बढ़ते हैं तो +1 ऐड हो जाता है, यानी कि 1 जनवरी 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, ठीक है, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा। 1 जनवरी 2002 को जो वार होगा वो होगा मंगलवार, करेक्ट। इसी प्रकार से ये भी सामान्य वर्ष, ये भी सामान्य वर्ष, लेकिन 2004 जो होगा वो सामान्य वर्ष नहीं है, 2008 जो होगा वो भी सामान्य वर्ष नहीं है, तो वहां पर 2 दिन बढ़ जाता है एक दिन की जगह, ठीक है। मतलब ये कि अगर 1 जनवरी 2003 को 1 जनवरी 2003 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा। 1 जनवरी 2004 को 2 दिन बढ़ जाए, यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार होगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन कौन सा था। अभी जो हमारा क्वेश्चन है, अभी हमारा जो क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2002 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा, तो वो मंगलवार होगा, ठीक है, क्योंकि सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो मंगलवार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब आता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 1 जनवरी 2003 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। मैंने आपको बताया अगर सामान्य वर्ष में जाते हैं तो +1 दिन बढ़ जाता है। देखिए फटाफट से, अगर 1 जनवरी 2003 को सोमवार है, 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा, यानी कि +1 बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से नहीं, 2004 में जो है, क्योंकि लीप वर्ष है तो वहां पर 2 दिन बढ़ जाएगा, यानी कि +2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अलीप वर्ष यानी कि सामान्य वर्ष से अगर लीप वर्ष में जाते हैं तो वहां पर 2 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब 1 जनवरी 2005 में हम जाएंगे तो वहां पर बढ़ जाएगा वापस से एक दिन, ठीक है। तो टोटल कितने दिन बढ़े, तो टोटल 3 दिन बढ़ गए। सोमवार के बाद +3 दिन करेंगे तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, गुरुवार ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर लीप अगला जो क्वेश्चन है वो है, वो भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। यदि 5 क्वेश्चन होगा, 5, 10, 26 और 50 और डैश डैश, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या है, लुप्त संख्या, वो हमें निकालनी है। देखते हैं कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 5 कैसे मिल सकता है, अगर मैं जोड़ करने बैठूँ तो यहाँ पे 5 जोड़ूंगा, यहाँ पे 16 जोड़ना पड़ेगा, फिर 14 जोड़ने पड़ेंगे, तो जोड़ से तो हमारा काम हो नहीं रहा। फिर कुछ गुणा करके देखते हैं जल्दी से। तो देखते हैं कि 5 कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ प्लस उसमें एक ऐड करूँ, ठीक है, उसमें ऐड करूँ तो मेरे पास 5 प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ प्लस उसमें एक ऐड करूँ तो मेरे पास 10 प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ प्लस एक ऐड करूँ तो मेरे पास प्राप्त होंगे वो 26 होंगे। उसी प्रकार से आगे देखिए, जैसे 7 का स्क्वायर करूँ प्लस उसमें एक ऐड करूँ, है ना, उसमें एक ऐड करूँ तो मेरे पास 49 और एक 50 प्राप्त होंगे, राइट। उसी प्रकार से अगर, तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया उसने, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 5 का किया, यहाँ पे 7 का किया, और 2, 3, 5 और 7 ये कौन सी संख्या है। ये जो संख्या है वो है अभाज्य संख्या। तो 7 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी, 8, 9, 10 और 11, यानी कि 11 अगली अभाज्य संख्या है, वो है 11। तो 11 का हमें स्क्वायर करना है प्लस इसमें ऐड करना है, तो कितना होगा 11, यानी कि 121 प्लस 1 यानी कि 122, और 122 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ी सी बात करें तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3,
5, 7, 11, 13 और आगे की बात करेंगे तो 17, उसके बाद फिर 19। इस प्रकार से ये अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 8, वो है वही हमें लुप्त संख्या निकालनी है कि कौन सी है। तो लुप्त संख्या देखिए फटाफट से, 3, 3 में प्लस अगर हम 2 करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, राइट। 3 में अगर मैं प्लस 2 करूँ तो 5, 5 में प्लस 2 करेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 7 में अगर मैं 2 जोड़ूं तो मेरे पास 9 प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से अगर 9 में आगे 9 में हमें 2 जोड़ना है तो हमें प्राप्त होगा कितना, तो 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आपको जल्दी जल्दी से एग्जाम में भी कैलकुलेशन करनी है और फिर आंसर फाइंड करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो भी एक सिंपल क्वेश्चन है, देखिए फटाफट से, आप भी निकाल लिए फटाफट से इसका आंसर क्या होंगे। तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, यानी कि सम संख्याएं हैं। सारी कौन सी संख्या है, सम संख्याएं हैं। और सम संख्याओं में भी +2 ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगला जो ऑप्शन आंसर होगा वो कितना होगा, 10 में अगर मैं +2 करूं तो मेरे पास प्राप्त होंगे 12, और 12 जो है कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में जो है 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है पासे से रिलेटेड, ठीक है। पासे से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पासे से रिलेटेड जो भी आपके डाउट वगैरह है तो हम क्लियर करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10, किसी पासे को फेंके जाने पर कुल कितनी घटनाएं होती, अगर एक पासे को फेंका जाता है तो कितनी घटनाएं संभव होती है। तो पासे पर लिखी हुई होते हैं 6 अंक, तो कितनी घटनाएं हो सकती है, संभव घटनाएं तो 6 हो सकती है। एक बार एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और अंत में 6 भी आ सकता है, यानी कि एक पासे को फेंके जाने पर टोटल कितनी घटनाएं होती है, तो वो 6 घटनाएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है किसी, वो भी पासे से बना हुआ है, कि किसी पासे को एक बार फेंकने पर एक आने की प्रायिकता क्या है। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो उस पर जो है अंक एक आने की प्रायिकता क्या है वो हमें निकालना है, राइट। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है 1/6, ऑप्शन नंबर 2 है 2/6, ऑप्शन नंबर 3 है 1, ऑप्शन नंबर 4 है 0। तो एक पासे को फेंकने जाने पर एक आने की प्रायिकता की बात करें तो वहां पर जो है प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल घटना, ठीक है, बटा हुआ कुल घटना, ठीक है। तो कुल घटना जो है वो हमारी 6 है, 6 में से कोई भी आ सकता है ना। और अभी जो हम फेंका है तो एक आने की प्रायिकता, यानी कि एक अंक आने की प्रायिकता क्या है, 1/6, और 1/6 ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन से देखते हैं फटाफट से। अब हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान से बनने वाले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कि सर्वप्रथम मनुष्य ने कौन से जंतु को पालतू बनाया है। ऑप्शन 1 है गाय को, ऑप्शन 2 है हाथी को, ऑप्शन नंबर 3 है घोड़ा को, और ऑप्शन नंबर 4 है कुत्ते को। तो सर्वप्रथम पालतू जंतु किसको बनाया था, तो वो था कुत्ता। कुत्ते को सर्वप्रथम मनुष्य ने पालतू जंतु जानवर बनाया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो सारे क्वेश्चन है वो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, में किस रुधिर में वर्ग, या फिर होगा किस रुधिर वर्ग का किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, ठीक है। यहाँ पे है किसी रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो सभी को खून दे सकता है, सभी को मतलब मनुष्य को। तो देखते हैं फटाफट से, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ओ, और एक होता है ए बी। तो इनमें से जो ओ ग्रुप होता है वो किसी से ले तो नहीं सकता, मतलब ओ ग्रुप को अगर कोई व्यक्ति ब्लड देना चाहता है तो उसको केवल ओ ग्रुप का होना आवश्यक है। लेकिन ओ ग्रुप वाला व्यक्ति
सभी को, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी दोनों को भी दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर 1 है जो करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो भी सिंपल क्वेश्चन है, कईयों को आता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1 11, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 7, ऑप्शन नंबर 4 है वो 6। तो हॉकी मैच में आपने देखा होगा, हॉकी मैच में आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं एक टीम में वो होते हैं 11। ठीक है, और कौन कौन से जो गेम होते हैं जिनमें 11 प्लेयर होते हैं, तो एक फुटबॉल गेम हो गया। ठीक है, तो फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं और क्रिकेट में भी 11 प्लेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तीनों गेम में 11 प्लेयर होते हैं। 7 प्लेयर की बात करें तो जो कबड्डी गेम होता है, ठीक है, तो वहां पर जो होते हैं वो वहां पर 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, 6 प्लेयर की बात करें तो जो वॉलीबॉल होता है, ठीक है, वॉलीबॉल खेल जो होता है, तो वहां पर वॉलीबॉल खेल में एक टीम में 6 प्लेयर। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, इस हिसाब से जो भी आपका क्वेश्चन बने वहां पर आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो, इसका आंसर तो मैंने अभी बता ही दिया। ठीक है दोस्तों, फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा वो, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल टीम में एक टीम में कितने खिलाड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 11, ऑप्शन नंबर 2 है 7, ऑप्शन नंबर 3 है 10, ऑप्शन नंबर 4 है वो 9। तो फुटबॉल टीम में जो प्लेयर होते हैं वो कितने होता है, 11। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो भी सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि नीला ग्रह कौन सा है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 है पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर 2 है शुक्र को, ऑप्शन नंबर 3 है बुध को, ऑप्शन नंबर 4 है वो मंगल। ठीक है, तो नीला ग्रह जो है वो किसको कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जो सूर्य है इसके सबसे पास में स्थित है बुध। ठीक है, उसके बाद आता है शुक्र, तीसरे नंबर पर आता है हमारा पृथ्वी, और चौथे नंबर पर जो आता है वो है मंगल। ठीक है, तो नीला ग्रह जो है किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है पृथ्वी को। और पृथ्वी नीली क्यों है, ठीक है, इसका कारण है कि पृथ्वी पर क्या स्थित है, महासागर स्थित है। ठीक है, महासागर स्थित है, और महासागर को अगर हम देखते हैं, ठीक है, महासागर को जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है नीला ग्रह। ठीक है, इस कारण से पृथ्वी नीली, ठीक है, पानी की मौजूदगी के कारण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है धातु से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 17 की सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन है आपके लिथियम, ऑप्शन नंबर 2 है बेरिलियम, ऑप्शन नंबर 3 है हीलियम, ऑप्शन नंबर 4 है वो है हाइड्रोजन। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट से। हाँ, तो इसका आंसर होगा लिथियम धातु जो होती है सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, और आयोडीन धातु जो होती है सबसे, अपना ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आंसर है। आयोडीन की बात करें तो ये सबसे सबसे जो है मुलायम धातु भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मुलायम धातु कौन सी है, वो आयोडीन। करेक्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है वायुमंडल में जो गैसेस हैं उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस। ठीक है, तो पृथ्वी पर गैसों की बात करें, ऑप्शन है आपके हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर 4 है नाइट्रोजन। तो देखिए सबसे ज्यादा की बात करें तो करीब करीब 78% जो है वो कौन सी गैस है, वो है नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 21 के आसपास, 21 के आसपास जो रेशियो है पृथ्वी पर वो होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके बाद 0.02 के आसपास जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर है कि नाइट्रोजन जो है
सबसे अधिक मात्रा में इस पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19 कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1 अगस्त 1920 को, ऑप्शन नंबर 2 है 4 अगस्त 1920 को, ऑप्शन नंबर 3 है 12 अगस्त 1920 को, ऑप्शन नंबर 4 है 1 अगस्त 1921 को। तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी, और किसने शुरू किया था? तो वो किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, और जब इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था तो इनको एक उपाधि मिली हुई थी जिसका नाम था केसर ए हिंद। केसर ए हिंद उपाधि इन्होंने लौटा दी थी। ठीक है दोस्त, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस स्थान पर जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं? क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस स्थान पर जूते हुए ना, जूते हुए जो भी आप कह लीजिए, जोते हुए खेतों के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन 1 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 3 है लोथल, और ऑप्शन नंबर 4 है मांडा। तो ये सारे के सारा जो है वो सिंधु घाटी के स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी के स्थल है, और उनमें से भी जो ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, तो कालीबंगा में हमें जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, प्लस प्लस हमें क्या मिला है? प्लस हमें मिले थे यज्ञ कुंड। यज्ञ के कुंड भी हमें कालीबंगा से मिले। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, निम्न में से कौन सी विशेषता जो है सिंधु वासियों की नहीं रही है ना? कि सिंधु वासियों की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन है आपके नाप तोल व्यवस्था, मतलब नाप तोल व्यवस्था से वह परिचित थे या नहीं थे। दूसरा है ग्रिड व्यवस्था से सड़क निर्माण, ग्रिड व्यवस्था होती है उसमें सड़कें जो होती है समकोण पर काटती है एक दूसरे को। उसके बाद गलियों की व्यवस्था होती है, तो यह व्यवस्था उसमें थी या नहीं थी। ऑप्शन नंबर 3 है धातु को ज्ञान, ठीक है, सोना चांदी आदि का ज्ञान उनको था या नहीं था, धातु का उपयोग सिंधुवासी करते थे या नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर 4 है निश्चित मुद्रा। हाँ, तो ऑप्शन है आपके ये चारों, बताइए आप इनमें से कौन सा आंसर ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है निश्चित मुद्रा, तो उनकी कोई निश्चित मुद्रा जो है हमें नहीं मिली है। ठीक है, निश्चित मुद्रा हमें नहीं मिली है कि भाई किसी न किसी मुद्रा से परिचित है। उसके बाद जो 200 दो 200 बीसी के आसपास जो है, 200 बीसी यानी कि 200 ईसा पूर्व के आसपास मुद्रा का प्रचलन हुआ था, जब महाजनपद काल जब बड़े बड़े महाजनपद काल बनने लगे थे, राइट। बाकी तीनों ही व्यवस्था जो है सिंधुवासियों की थी, धातु का ज्ञान भी उनको था, नवतुल की व्यवस्था भी इनको थी। ठीक है, और जो है ग्रिड व्यवस्था थी, वह सड़क का निर्माण भी करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन होगा 22, सबसे पुराना वेद कौन सा है? राइट, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन 1 है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 है सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 है यजुर्वेद, और ऑप्शन नंबर 4 है अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना जो है ऋषि मुनियों ने की थी। ठीक है, ठीक है, और ज्ञान के अथर्व बड़े भंडार हैं। ठीक है, इस कारण से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां जो क्वेश्चन है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन 1 है मोक्ष प्राप्ति, ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञान का प्रसार करना। ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया तो उसका जो प्रसार किया है, तो क्या उसको कहा जाता है निर्वाण? या फिर ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान को प्राप्त करना उसको निर्वाण कहा गया है, या इनमें से कोई नहीं? तो निर्वाण का जो मतलब होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि जन्म मरण के जो संबंध है उनसे मुक्ति प्राप्त होना, उसको जो है मोक्ष प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है। किसमें? बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन होगा महाविनिष्क्रमण शब्द से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो ये महाविनिष्क्रमण शब्द है तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है,
ऑप्शन आपके हैं बुद्ध द्वारा, गौतम बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग, यानी कि घर छोड़ना, घर के त्याग करने के बाद जब वे जंगल में गए थे। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया था। या फिर जो है ज्ञान का प्रसाद, या फिर मोक्ष प्राप्ति। तो महाविनिष्क्रमण का अर्थ होता है गौतम बुद्ध के द्वारा ग्रह का त्याग, ठीक है, घर छोड़ के जाना उनको महाविनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो राजवंश हुए हैं, ठीक है, प्राचीन काल में भारत में जो राजवंश हुए हैं उन पर जो क्वेश्चन है वो है कि महरौली का लौह स्तंभ है, महरौली के लौह स्तंभ की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि आज तक जो है इसमें क्या नहीं लगा है, आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, ठीक है, आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन है या किस राजवंश ने बनाया है, या किसके राज्यकाल में बना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए आप, गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर 2 है मौर्य वंश के काल में, ऑप्शन नंबर 3 वर्धन वंश के काल में, ऑप्शन नंबर 4 है खिलजियों के काल में। तो महरली का जो लौह स्तंभ है, लोहे का जो स्तंभ बना हुआ है वो गुप्त काल में बना था, ठीक है, गुप्त काल में बना था महरौली का लौह स्तंभ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पुस्तक से रिलेटेड, जो हिस्ट्री में जो पुस्तकें होती है महत्वपूर्ण, उनके बारे में पूछा जाता है। तो इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है, मतलब इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर 1 है मेगस्थनीज ने, ऑप्शन नंबर 2 है चाणक्य ने, ऑप्शन नंबर 3 है कालिदास ने, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका नामक पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है मेगस्थनीज, ठीक है, वो किसने लिखी है, वो लिखी है मेगस्थनीज ने, ठीक है। और मेगास्थनीज ने लिखी है, और किसके बारे में लिखी है, तो मेगास्थनीज जो थे वो मौर्य समय में, मौर्य काल के लेखक हैं। और इन्होंने और इन्होंने इन्होंने यह पुस्तक लिखी, और इसमें जो उस समय की राज व्यवस्था थी, ठीक है, उस समय का जो समाज था, समाज प्लस राज व्यवस्था, ठीक है, राज व्यवस्था प्लस आर्थिक व्यवस्था, उन सब के बारे में इस पुस्तक में बताया है, ठीक है। चाणक्य की बात करते हैं। तो चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, अर्थशास्त्र नाम की जो पुस्तक है वो चाणक्य द्वारा लिखी हुई है। कालिदास की पुस्तकें तो कई सारी हैं, जैसे जैसे मेघदूत, ठीक है, कई सारी पुस्तकें हैं कालिदास की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे, कि क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है बेलगाम, ऑप्शन नंबर 2 है कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर 3 सूरत अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जो थे 1924 में हुआ था बेलगाम अधिवेशन, ठीक है, बेलगाम अधिवेशन हुआ था, उस समय अध्यक्ष बनाया गया था महात्मा गांधी जी को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी जी अध्यक्ष पद पर बने थे अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये शब्द किसके थे, ऐसा किसने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है वो है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर 3 भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये शब्द थे सुभाष चंद्र बोस जी के, ठीक है, ये शब्द किनके थे, ये शब्द थे सुभाष चंद्र बोस जी के, ठीक है। आजाद हिंद फौज नाम की संस्था थी आपकी, कौन सी, आजाद हिंद, आजाद हिंद फौज, ठीक है। और भी इनका एक नारा है जो कि काफी फेमस है, उसको कहते हैं दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद के कुछ वर्ड हैं, जो कि कुछ शब्द हैं, बात करते हैं आजाद के बारे में। तो इनके इनके शब्द थे मैं आजाद हूँ, इनके शब्द थे मैं आजाद हूँ, आजाद था और आजाद ही रहूंगा, ऐसे शब्द किसके थे, तो चंद्रशेखर आजाद के से
शब्द थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। राइट, साइमन कमीशन का जब गठन किया गया था 1928 में, ठीक है 1928 में, तो इसमें भारतीय मेंबर कितने थे। ऑप्शन है आपके 1 7, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 0, ऑप्शन नंबर 4 9। तो साइमन कमीशन में टोटल मेंबर कितने थे, तो टोटल 7 मेंबर थे। इनमें से एक भी मेंबर जो भारतीय नहीं था, ठीक है, एक भी मेंबर भारतीय नहीं था। इसी कारण से साइमन कमीशन जहां जहां भी गया तो वहां पर इसको विरोध का सामना करना पड़ा। राइट, ठीक है। भारत में राज्य व्यवस्था कैसी चल रही, इस कारण से साइमन कमीशन का जो है हर 20 वर्ष के अंतराल में इसका गठन किया जाता था। और साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसके विरोध में जो है लोगों ने कई सारी हड़तालें, भूख हड़तालें वगैरह वगैरह करी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन ए के माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर 3 है K2 और ऑप्शन नंबर 4 3 में से कोई नहीं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, न कि भारत की। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, वो है K2, वो है K2 और लद्दाख में स्थित। ठीक है, लद्दाख में स्थित है। और अभी जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, ठीक है, POK के क्षेत्र में आती है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है और वह पाकिस्तान के कब्जे में है। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, भारत में जो है 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, 28 राज्य है। ठीक है, तो इनमें से जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से बात करेंगे तो उसकी भी हम बात करेंगे अभी। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लद्दाख। ठीक है, वो है लद्दाख। और आबादी के हिसाब से अगर कोई पूछे तो आबादी में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है दिल्ली। ठीक है, आबादी में जो है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वो है दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32, सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है। हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं तो उनका कार्यकाल कितने समय का होता है वो हमें याद करना है। तो ऑप्शन 1 है 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 2 है 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 3 है 4 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 4 है 1 वर्ष का। तो सामान्य रूप से जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, सामान्य रूप से तो 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री चाहे तो समय से पहले भी जो है विधानसभा भंग करवा सकता है वो लोकसभा को। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। एक है ऑप्शन नंबर 1 है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर 2 है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर 3 है 24 जनवरी 1950 को और ऑप्शन नंबर 4 थे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। हाँ, तो संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। ठीक है दोस्तों, हुई थी दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का काम किसका है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रधानमंत्री का, ऑप्शन नंबर 2 है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज यानी कि मुख्य न्यायाधीश का, ऑप्शन नंबर 3 है गृह मंत्री का, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का काम है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज का है। अगर वो नहीं आ पा रहे होंगे, तो नहीं आ पाते हैं तो वो किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, किसी अन्य जज को भी नियुक्त कर सकते हैं जो वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा कौन से देश से लगती है। ठीक है, भारत की सबसे अधिक सीमा कौन से देश से लगती है। ऑप्शन 1 है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 है म्यांमार, ऑप्शन नंबर 3 है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4 है पाकिस्तान।
तो भारत की जो सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश से। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, और सबसे कम सीमा वो लगती है वो है अफगानिस्तान से। करेक्ट, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। उपयुक्त में से कौन सी नदी समुद्र में पहुंचने से पहले ही लुप्त हो जाती है? ठीक है, समुद्र में नहीं पहुंच पाती है वह नदी, ऐसी नदी कौन सी है? ऑप्शन एक है लूनी, ऑप्शन नंबर दो है सोन, ऑप्शन नंबर तीन है गंगा, ऑप्शन नंबर चार है ताप्ती। तो ताप्ती नदी की बात करें तो यह जो गिरती है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, गंगा नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। सोन नदी या गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। और जो लूनी नदी है वो जो थार का रेगिस्तान है हमारा, हमारा जो थार का रेगिस्तान है, तो थार के रेगिस्तान में जाकर लुप्त हो जाती है। ठीक है, लुप्त हो जाती है। इसी कारण से ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन रहे दोस्तों। हाँ, तो ये रहे सारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी जो लोग हैं उनको इन क्वेश्चंस का फायदा हो सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू दोस्तों।